दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ चेंजिंग बुक में स्वागत है। आज हम डैनियल कायल की लिखी बुक द कल्चर कोड का पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर आपको बुक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही बुक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जोखिम का खेल। हम डैनियल की किताब में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ। अभी तक हम पहले पड़ाव पर थे, जहाँ हमने जाना कि हमारी सुरक्षा किसी भी ग्रुप में कितनी अहम होती है। वह सुरक्षा की भावना हमें सिर्फ तभी आती है जब हम उस ग्रुप के सभी लोगों के साथ अपनेपन की भावना बांटते हैं। इसके बाद हम चलते हैं डैनियल की किताब के दूसरे पड़ाव की तरफ, जहाँ उन्होंने अपनी दूसरी स्किल के बारे में बात की है, जिसका नाम है शेयर वल्नरेबिलिटी, जिसका अर्थ होता है किसी जोखिम को साझा करना। लेकिन आप किसी जोखिम को साझा करने के लिए कब तैयार होते हैं? क्या आप ये जानते हैं, जैसे अभी तक आप लोग डैनियल की हर कही हुई बात को कहानियों के किस्सों से, एक्सपेरिमेंट से समझते आए हैं, यहाँ पर भी डैनियल अपनी इस बात को समझाने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। लेकिन ये कहानी फिक्शन की बात नहीं, बल्कि एक सच में हुए एक्सीडेंट से ली गई है। ये हादसा हुआ 10 जुलाई 1989 को, जब यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट डेनवर से शिकागो की तरफ जा रही थी, जिसमें करीब 285 पैसेंजर बैठे हुए थे। कुछ घंटे तक फ्लाइट आराम से चलती रही, लेकिन करीब 3:15 बजे एक बड़ा सा धमाका हुआ प्लेन के पिछले हिस्से में, और पूरा का पूरा प्लेन जोरदार तरीके से हिल गया। थोड़ी ही देर में वह प्लेन तेजी से नीचे की ओर मुड़ने लगा। प्लेन के DC-10 इंजन्स में एक इंजन खराब हो चुका था। एल हाइंस, जो कि उस प्लेन के कैप्टन थे, जो पूरी कोशिश कर रहे थे कि वह शांत रहे और उस पूरी सिचुएशन को संभाल सके, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी वह ये करने में असमर्थ रहे। इंजन के लॉस को तो फिर भी वह संभाल सकते थे, लेकिन प्लेन के पिछले हिस्से में हुए धमाके की वजह से प्लेन का हाइड्रोलिक कंट्रोल खो चुका था, जिस वजह से वह प्लेन कंट्रोल में नहीं आ रहा था। इस तरह के फेलियर काफी कम होते हैं, जैसे 1 in a billion। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सारे पैसेंजर्स डरे हुए थे। तभी एंट्री होती है एक नायक की, जिसका नाम है डेनी फिच, जो करीब 46 वर्ष के हैं। डेनी यूनाइटेड नेशंस में पायलट ट्रेनर का काम कर चुके हैं। इन्होंने इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल सिखाया है। डेनी ने एक क्रू मेंबर को कहा कि वह मदद करना चाहते हैं। ये बात अपने कैप्टन को बता दें, और थोड़ी ही देर में वहाँ से आवाज आई, सेंड हिम अप। वे जल्दी से अंदर गए और हैरान रह गए। अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। पायलट, सब पायलट सारे के सारे लगे हुए थे कि कैसे ही वह कुछ कंट्रोल कर पाए, लेकिन कोई भी अपने काम में सफल नहीं हो पा रहा था। फिच ये नज़ारा देखकर पहले तो डर गए। उन्हें एक पल तो लगा जैसे वह आज मरने ही वाले हैं, और फिर जल्दबाजी में फिच ने कैप्टन से कहा कि बताओ मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वे सभी कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे की मदद करने लगे और छोटे छोटे शब्दों में अपनी बात कहने लगे। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने धीरे धीरे कंट्रोल लेना शुरू किया। उस वक्त ना तो कोई कैप्टन था, ना ही कोई क्रू मेंबर, ना ही कोई अटेंडेंट, और ना ही कोई मेंटेनेंस पर्सन। सभी एकजुट होकर वहां पर सिर्फ कोशिश में लगे थे कि वह कैसे प्लेन को कंट्रोल कर पाएं। और आखिरकार उनके लिए कई सारे रनवे को खाली कर दिया गया और कहा गया, आप किसी भी रनवे पर अपने प्लेन को लैंड कर सकते हैं। प्लेन की स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। प्लेन को लैंड करते हुए वक्त उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वह उससे दोगुनी रही, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे प्लेन लैंड किया। प्लेन क्रैश तो हुआ, लेकिन खुशी की बात ये थी कि वह 285 लोगों में से 185 को बचाने में सफल रहे, जिसमें कि पूरा क्रू शामिल था। फ्लाइट 232 इसलिए सफल नहीं रही क्योंकि वहां पर हर एक इंसान बहुत ही स्किलफुल था, लेकिन वह इसलिए हुई क्योंकि वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी स्किल्स को एक साथ जोड़ा और उसे बड़ी इंटेलिजेंस के रूप में पेश किया। सभी एक जोखिम में थे और अपने को बड़ा या छोटा ना समझकर वहां एक दूसरे से मदद मांगी और साथ मिलकर काम किया। इसे ही डैनियल ने शेयर वल्नरेबिलिटी कहा है। कोई अगर आपको आपकी ढेर सारी गलतियां बताएं, काम की निंदा करे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। लेकिन डैनियल कहते हैं कि वह व्यक्ति जो आपकी कमियां आपको बताते हैं, वह शायद आपको बेहतर की ओर ले जाते हैं। इसे अच्छे से समझाने के लिए डैनियल आपको लेकर चलते हैं पिक्सर की ब्रेन ट्रस्ट मीटिंग में, जहां कई सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मूवी स्टार
राइटर्स एक साथ मिलते हैं और अपनी राय एक दूसरे की फिल्म के बारे में साझा करते हैं जो अभी बन रही है। ये एक काफी दर्दनाक मेडिकल प्रोसीजर की तरह होता है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई आपको आपकी मूवी के बारे में एक नेगेटिव राय देगा कि वो कितनी बेकार जा रही है, क्या खामियां हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन ये वही जगह है जहाँ से निकल के आपकी मूवी कभी बेकार नहीं जाएगी, जिसे कैटमुल कहते हैं। The brain trust is where we figure out why they suck and it's also where they start to not suck. ब्रेन ट्रस्ट में हम सामना करते हैं कई परेशानियों का, कई पेचीदा सवालों का, जैसे कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं, हम इसे सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अगली बार क्या कुछ नया कर सकते हैं। नेवी सील में भी हर मिशन के बाद कमांडोज की ऐसी मीटिंग्स होती हैं जिसमें गलतियों पर, कमियों पर गौर किया जाता है, जिससे वे आगे ना हो और वो सफल मिशन को अंजाम दे सकें। अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सुनना हमारे लिए काफी बुरा रहता है, लेकिन यह हमारे उस काम को और बेहतर करने की ओर हमें बढ़ावा देता है, क्योंकि उन कमियों को दूर करने के बाद हमारा किया हुआ काम हमें अच्छे रिजल्ट ला कर देता है, जिस कारण हमें उस व्यक्ति पर विश्वास होने लगता है जो हमारी कमियां बताते हैं। हमें उससे एक अलग ही जुड़ाव हो जाता है। इस जुड़ाव को हम कैसे महसूस करते हैं, इसे और गहराई से जानते हैं इस किताब के अगले पार्ट में, जो है वल्नरेबिलिटी लूप। इस एपिसोड में हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अच्छा बताइए, कोई अनजान व्यक्ति अगर आपसे कुछ सवाल करता है, जैसे कि आपका पाया हुआ सबसे पसंदीदा तोहफा क्या था और क्यों, या अपने लास्ट पेट के बारे में बताइए, आप हाई स्कूल पढ़ने के लिए कहाँ गए थे और आपका हाई स्कूल कैसा रहा, आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस का नाम क्या है। वहीं आपसे कुछ दूसरे सवाल पूछे जाएं, जैसे कि अगर कोई जादुई बॉल आपके भविष्य के बारे में कुछ सच बता सकती है तो आप क्या जानना चाहेंगे, या फिर वो कौन सा सपना है जो आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं और उसे आपने अभी तक किया क्यों नहीं। अपने खुद के लिए या किसी और के लिए आखिरी बार गाना कब गाया था। आप सोचिए, मैंने आपसे ये सवाल क्यों करे और आप इनमें से कौन से सवालों के साथ कंफर्टेबल होंगे और कौन से के साथ अनकंफर्टेबल। हम आपसे इनके जवाब के बारे में और इन सवालों को पूछे जाने के कारण की बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। सवाल जवाब। पिछले एपिसोड में हमने आपसे कुछ सवाल पूछे थे और कहा था कि अगर कोई आपसे वो सवाल पूछेगा तो आपको कैसा महसूस होगा। अब हम आपसे बात तो नहीं कर सकते, तो हम अपने सर्वे के हिसाब से आपको बताते हैं जो सवाल हमने अंत में आपसे किए थे। जब वह किसी अजनबी से आप सुनेंगे तो आपको थोड़ी सी घबराहट महसूस हो सकती है, आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। आखिर इतना सिंपल थोड़ी ना है कि किसी अजनबी को वह सब बता देना जो आपने अपनी पूरी जिंदगी के लिए सोचा हो। सेट ए के सवाल जो हमने आपसे पहले पूछे थे वो सवाल पर्सनल तो है, लेकिन सिर्फ सूचना तक ही सीमित है, उनसे आपके मन के इमोशंस का कोई लेना देना नहीं। सेट ए के सवाल आपको आपके कंफर्ट जोन में रहने देते हैं, लेकिन बी के सवाल आपको कन्फेशन, डिस्कम्फर्ट और डिस्टर्बेंस की ओर ले जाते हैं और इन सभी रुकावटों को तोड़ते हुए किसी अजनबी से अपने दिल की ये बात साझा करते हैं तो आपका उससे एक गहरा रिश्ता बन जाता है। यहाँ आप वल्नरेबल हो जाते हैं और उसके जवाब देते वक्त आप उस व्यक्ति पर विश्वास करने लगते हैं और आप उसके लूप में आ जाते हैं, जिसे वल्नरेबिलिटी लूप कहा जाता है। वल्नरेबिलिटी वो सिग्नल देती है कि हाँ, ये आपकी कुछ कमजोरियां हैं और आप कुछ मदद ले सकते हैं। पोल्जर कहते हैं कि वल्नरेबिलिटी में ज्यादा महत्वपूर्ण सेंडर नहीं होता, बल्कि रिसीवर, मतलब कि उसे सुनने वाला होता है। अगर सुनने वाले से सेंडर को वही सिग्नल मिलता है तो वो सुरक्षित महसूस करता है और अपने मन की बात साझा कर पाता है। फ्लाइट 232 में यही तो हुआ था, जब कप्तान हाइनेस ने अपनी वल्नरेबिलिटी को लोगों से, अपने क्रू से साझा किया। एनीबडी हैव एनी आइडिया? और फिच ने भी आकर अपना हाथ बढ़ाया। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के डेविड डेस्टेनो ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कुछ कंटेस्टेंट को कंप्यूटर पर एक टास्क करना था। थोड़ी देर बाद उस टास्क के दौरान सभी कंप्यूटर खराब हो गए, जिसमें उनके एक साथी को भेजा गया उस समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन यहाँ एक गिव सम गेम खेला गया। उस कंप्यूटर को सही करने के लिए
उनके साथी को ना भेजकर एक अनजान व्यक्ति को भेजा गया, जिसने उनके सभी कंप्यूटर ठीक किए। ऐसे में ये पाया गया कि सभी कंटेस्टेंट ने उस अनजान व्यक्ति को भी उतना ही सहयोग किया जितना कि अपने साथी को, क्योंकि वो उन्हें उनकी समस्या से निकलने में मदद कर रहा था। विश्वास और अपनेपन की भावना का पैदा होना वल्नरेबिलिटी लूप बनाता है उस हर व्यक्ति के साथ जो आपका साथ आपकी समस्या में दे। डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी डार्पा के साइंटिस्ट ने 29 अक्टूबर 2009 को एक टास्क तैयार करके दिया। किसी एक ग्रुप के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे अमेरिका के लिए, जिसपे $40,000 का प्राइज भी रखा गया। टास्क था 10 बड़े बड़े लाल गुब्बारों को ढूंढना जो यूनाइटेड स्टेट्स के दूर दूर तक के कोनों में फैला दिए गए। टास्क के मिलने के कुछ ही दिनों में सैकड़ों के आंकड़ों में लोगों ने हिस्सा लेना शुरू किया, जिसमें कि हैकर्स, सोशल मीडिया के एंटरप्रेन्योर्स और बड़ी बड़ी IT कंपनी, रिसर्च यूनिवर्सिटीज सभी लोग जुट गए। उन गुब्बारों को ढूंढने के लिए सर्च इंजन, सैटेलाइट फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी और न जाने किन किन बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। वहीं एक MIT मीडिया लैब की एक टीम को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने किसी टेक्नोलॉजी जो उनके पास ना तो थी ना ही वो लोग उसे अफोर्ड कर सकते थे, ने एक वेबसाइट बनाई जिसकी लिंक उन्होंने लोगों से शेयर करनी शुरू की। लिंक में दिया गया था MIT रेड बैलून चैलेंज टीम। उसमें लोगों से साइन अप करने के लिए कहा गया और कहा गया कि आप इसमें अपने करीबी दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। पहला इंसान जो हमें एक रेड बैलून के बारे में सही जानकारी देगा तो हम उसको $2,000 देंगे और $1,000 उस इंसान को देंगे जिसने बताने वाले इंसान को लिंक से इनवाइट किया होगा। $500 उसको भी दिए जाएंगे जिसने उस इनवाइट करने वाले आदमी को इनवाइट किया होगा। ऐसे ही $250 उसको जिसने उससे पहले उसको इनवाइट करा होगा और इसी तरह से ये चेन चलती चली जाएगी। देखा जाए तो MIT की टीम के द्वारा की गई ये कोशिश थोड़ी हंसी का पात्र भी दिखती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि समंदर में पड़ी एक बोतल जिसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ है, अगर आपको ये मिलता है तो कृपया मदद करें। सबको लगता था कि ये टास्क पूरा करने में करीब 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा, लेकिन मात्र 8 घंटे 52 मिनट और 41 सेकंड में MIT टीम ने 10 के 10 लाल गुब्बारों को उस वेबसाइट की मदद से उससे जुड़े हुए 4665 लोगों के साथ ढूंढ लिया। इस इंसिडेंट को डैनियल समझाते हुए बताते हैं कि MIT की टीम ने उस वेबसाइट की लिंक से एक सिग्नल दिया कि वे वल्नरेबल हैं, उन्हें आपकी जरूरत है, और लोगों ने उससे जुड़ना शुरू कर दिया, जिसमें उनको भी इनाम के तौर पे मिलने वाले पैसे जरूरतमंद लगे। इस तरह से MIT टीम ने एक वल्नरेबिलिटी लूप बना लिया और इस लूप में सभी वल्नरेबल लोग जुड़ते चले गए और उनसे मिलते सहयोग से ये टास्क हैरत अंगेज तरीके से सफल हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि लोगों को लगता है वल्नरेबिलिटी एक छुपा के रखने वाली स्थिति है, लेकिन ये आप वल्नरेबल हैं, आपको जरूरत है, ये बताना कोई जोखिम का काम नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल नीड है। वल्नरेबिलिटी लूप इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो 2 अनजान दुनियाओं में भी एक रिश्ता बनाने में सक्षम है, कोऑपरेशन की भावना लाने में एक्सपर्ट है। अब बात करते हैं सुपर कोऑपरेटर्स की। नेवी सील अपनी चालाकी और अनुकूलन क्षमता यानी कि अडैप्टेबिलिटी के लिए बेहद मशहूर है। कितनी भी खतरनाक मिशन ही क्यों ना हो, वह बिल्कुल शांतिपूर्वक उन्हें खत्म कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता, जैसे कि ओसामा बिन लादेन को मारने का मिशन जो तब ही पता चला जब वो खत्म हो गया। नेवी सील अपने इस स्किल को कहते हैं प्लेइंग पिकअप बास्केटबॉल। डिफेंस की किसी भी यूनिट में नेवी सील जैसी खासियत नहीं पाई गई। उसके काम करने का तरीका और बेहतर रिजल्ट सबको इस कंफ्यूजन में डाल के रखते हैं कि आखिर कैसे। बच्चों के अच्छे संस्कार माता पिता से आते हैं, उनमें डिसिप्लिन उनके टीचर से आते हैं। एक बच्चे की सफलता के पीछे उसकी मेहनत से पहले उसके माता पिता और गुरु का नाम आता है। यहाँ सील की सफलता के पीछे भी कुछ ऐसा ही है। ड्रेपर कॉफमैन ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने सील को आज इस मुकाम पर पहुंचाया। कॉफमैन के बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, जहां हम सिर्फ कॉफमैन की ही नहीं बल्कि ऐसी कहानी बताएंगे
जिनमें शामिल लोग सुपर कोऑपरेटर्स के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। और उन्हें जैसा कि हमने आपसे अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम आपको मिलवाने वाले हैं डैनियल के 3 सुपर कोऑपरेटर से, जिनके बारे में डैनियल ने अपनी किताब के पार्ट 9 में लिखा है। पहले है नेवी सील को एक बुलंद सूरत देने वाले ड्रेपर कॉफमैन। कॉफमैन 1911 में एक नेवी एडमिरल जेम्स स्टॉर्मी कॉफमैन के यहाँ पैदा हुए। उनका बचपन काफी बंदिशों और सख्ती के साथ बीता, जिससे वे खुश नहीं थे। 1933 में अपनी ग्रेजुएशन के बाद जब उन्होंने मिलिट्री में जाना चाहा तो कमजोर नजर के कारण वो इसमें शामिल नहीं हो सके। उन्होंने एक शिपिंग कंपनी में काम किया, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर एक एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी की, जहां वो युद्ध के मैदान से जख्मी सैनिकों को अस्पताल लेकर जाते। कॉफमैन ने खुद से कहा कि मुझे सबसे खतरनाक लोकेशन पर भेज दो। उन्हें मैगी नॉट लाइन भेजा गया, जहां हिटलर ने अपने सैनिक भेजे हुए थे फ्रांस को कब्जाने के लिए। नौकरी के दौरान कॉफमैन ने ढेरों खून में सनी दर्दनाक तस्वीरें देखी। उस दौरान एक ग्रुप में उनका मिलना हुआ, द कॉप्स फ्रैंक, जो कि एक वॉलंटियर ग्रुप था जो दुश्मनों के बारे में चुपके से पता लगाता, नजर रखता और उन्हें खत्म करता। असल में ग्रुप फ्रांसीसी सैनिक थे जो रूप बदल के ये काम करते। उनके उस ग्रुप से कॉफमैन ने बहुत कुछ सीखा और वो उनकी काम करने के तरीके और टीम कोऑपरेशन से बहुत प्रभावित हुए। मैगी नॉट लाइन के बाद वो ब्रिटेन आ गए और एक बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट में काम करने लगे। 1943 में वो स्टेट्स आ गए और नेवल रिजर्व्स में लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन किया, जहां से उन्हें सैनिकों की ट्रेंड टीम बनाने के लिए फ्लोरिडा भेजा गया, जो पानी के अंदर काम कर सके, जिसके लिए उन्हें नेवी की टेम्पलेट दी गई, जिसके अनुसार उन्हें ये ट्रेनिंग देनी थी। लेकिन कॉफमैन ने कुछ और ही किया। उन्होंने वो टेम्पलेट फेंक दिया और द कॉप्स फ्रैंक के उसी ग्रुप को फिर से बनाने की तैयारी की। पहले उन्होंने उन सैनिकों के लिए एक हेल वीक बनाया, जिसमें ताबड़तोड़ ट्रेनिंग और कठिन एक्सरसाइज में अच्छे के पसीने निकल गए। जिन ट्रेनीज ने वो हेल वीक की सीमा लांघ ली, जो कि केवल 25 से 35% ही थी, उन्हें 8 से 10 हफ्तों के एक खास ट्रेनिंग पर भेजा गया। दूसरा, कॉफमैन ने ट्रेनिंग को एक टीम के तौर पर तैयार किया। हर टीम में 6 लोग रखे, जितने की एक रबर राफ्ट में आ सके। हर टीम को काम मिलजुल कर करना था, किसी तरह की कोई कमांड उन्हें नहीं दी गई। और तीसरा, इस पूरे प्रोग्राम में हर किसी को भाग लेना था, चाहे वो अफसर हो या कोई ट्रेनी, जिसमें कॉफमैन ने खुद भी पार्टिसिपेट किया। वो टीम जो कॉफमैन की इस ट्रेनिंग को पार कर गई, वो ओमाहा बीच से पैसिफिक तक एक सफल टीम साबित हुई। उन्हें सील टीम्स के रूप में हमने जाना। कॉफमैन की इस टीम की 2 खासियत थी। वो था कमाल का कोऑपरेशन, जो उन्हें अपने एक स्पेशल टास्क से उन लोगों को सिखाया। लॉग पीटी, जिसका वजन 250 पाउंड था और उसकी लंबाई 10 फीट। इस लॉग पीटी से वहाँ हर टीम को टास्क करना होता। इसके ज्यादा वजन के कारण 90 मिनट के उस टास्क के पहले मिनट में ही लोगों के कंधे बोल उठते। उस लॉग को संभालने के लिए 2 बातें अहम थी, वल्नरेबिलिटी और कोऑपरेशनल वल्नरेबिलिटी में यह बताना कि हमें मदद चाहिए, क्योंकि ये हम अकेले नहीं कर सकते, और इस सिग्नल से पूरी टीम में सहयोग की भावना को बढ़ते हुए देखना। यही वे 2 स्तंभ थे कॉफमैन की सील के, जो उन्होंने लॉग पीटी के द्वारा गठित किए। अब हम सुनाने जा रहे हैं आपको दूसरी कहानी, जो डैनियल ने अपनी इस किताब में लिखी है, द पावर ऑफ द हेराल्ड के नाम से। इस कहानी में कोई हीरो नहीं है। ये कहानी है एक कॉमेडी ग्रुप की, जिसने अपने कॉमेडी शोज को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उस तकनीक का इस्तेमाल किया जो बेहद मुश्किल है, जिसे कहते हैं हेराल्ड। इस कॉमेडी ग्रुप के बारे में बताते हैं हमें माइकल्स, जो कि एक प्रोड्यूसर रह चुके हैं, जिन्होंने अपने पुराने समय में कई कॉमेडियंस को चुन चुन कर निकाला। जब वह इस ग्रुप को देखते हैं, जो कि खुद को अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड कहता है, इन शॉर्ट UCB, वे खुद को उसके बारे में जानने से रोक नहीं पाए। उस पूरी ग्रुप की बेहतरीन परफॉर्मेंस का एक ही कारण था, जो उन्हें सभी से अलग बनाता था, और वह था हेराल्ड का प्रयोग करना। हेराल्ड कुछ नियम जो कॉमेडी शोज को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हेराल्ड कठिन इसलिए है क्योंकि ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसे समझना मुश्किल होता है। इसमें कम से कम 8 लोग 9 एक दूसरे से जुड़े हुए सीन का प्रदर्शन करते हैं।
जो करीब 45 मिनट तक चलते हैं। हेरोल्ड सीखना और सिखाना दोनों ही बेहद मुश्किल है। हेरोल्ड में सभी टीम के लोगों का दिमाग एक साथ और एक जैसा काम करना जरूरी है, जिससे एक दूसरे की वल्नरेबिलिटी का पता आपको रहे और आप सहयोग के लिए तत्पर रहे। इस पूरी प्रक्रिया में आपको निस्वार्थ यानी अनसेल्फिश होना बहुत जरूरी है। चलिए बताते हैं आपको कुछ हेरोल्ड के नियम जो 1970 में डेल क्लोज ने लिखे। आप सभी सपोर्टिव आर्टिस्ट हो, हमेशा अपने एक्साइटमेंट को जांचते रहो। आपकी अहम जिम्मेदारी है सहयोग करना। अपने साथी की मदद करो, प्ले की चिंता मत करो, किसी भी चीज को कम मत आंको, अपने साथी पर विश्वास रखो, साथ में खुद पर भी विश्वास रखो, अपने दिमाग के बेस्ट वर्जन से काम करो। नो जोक्स, लिसन, बस ये ध्यान दो क्या किसी को तुम्हारी जरूरत है। अगर देखा जाए तो हेरोल्ड को आप लॉग पीटी की कॉमेडी कॉपी भी कह सकते हैं। ऐसे ही अगली कहानी है एक चोरों के ग्रुप की, जिनकी चोरियों के चर्चे एक शहर में ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में थे, जिनको लोग पिंक पैंथर्स के नाम से जानते हैं। ये ग्रुप सिर्फ सुनारों की दुकान ही लूटते, जिसमें उनका एक फिक्स्ड तरीका था। ये बड़े खरीदार के रूप में अंदर आते और आते ही हथौड़ों से अलमारियां तोड़ के सभी कीमती सामान लेकर चले जाते। एक बड़ा ग्रुप होने के बाद भी इतनी सहिष्णुता के साथ आते जैसे पानी बहता हुआ आया और चला गया। उनकी टीम में एक जुड़ाव था, जिस वजह से कुछ लोग कहते कि वो सिर्फ एक दिमाग से सोचते हैं, उन्हें पकड़े जाने का कोई डर नहीं। एक बार उनका एक साथी पकड़ा गया तो उनकी टीम ने अपने प्लान के साथ उसे जेल से भी भगा लिया। पूरा देश परेशान और हैरान था कि ये लोग आखिर कौन हैं। कुछ कहते पुराने सैनिक हो सकते हैं, कुछ दूसरे देशों से आए चोर, कुछ कहते किसी बड़ी पावर का जो रूल में है उनका हाथ है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वे लोग बाल्कन्स यूरोप के थे, जो बिल्कुल साधारण लोग थे, जो खुद ही अपना ये गैंग चलाते थे। उनमें से एक वकील था, एक बास्केटबॉल खिलाड़ी, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और ऐसे ही बाकी भी आम ही लोग थे। कुछ लोग बचपन से ही साथ होने के कारण घने दोस्त, और कुछ से वे बाद में मिले। लेकिन इन सब का जुड़ने का कारण था यहाँ युद्ध से हुई बर्बरता, जिसे इन लोगों ने झेला, जहाँ जिंदगी जीने के लिए तरसे थे ये सभी। तब इन्होंने चोरी शुरू कर दी, सिर्फ पेट भरने के लिए। धीरे धीरे ये स्मगलर्स बने। किसी ने जाली पासपोर्ट बनाना सीखा और देश की सीमाएं लांघी और इस पूरे ग्रुप को बनाकर तैयार किया। ये ग्रुप सफल इसलिए ही हुआ क्योंकि ये वल्नरेबल थे, जिसके कारण उनका रिश्ता गहरा बना। जहां उनके काम करने का एक ही नियम था, अपने साथी की मदद करना और उससे जुड़े रहना। उन्होंने अपने साथियों के अलावा किसी भी बाहरी इंसान की मदद अपने पूरे प्लान में नहीं ली। अगर आप देखें तो इस गैंग के लोगों में रिश्ता आपको लॉग पीटी करते ट्रेनीज और कॉमेडी ग्रुप के बीच रहे रिश्ते सा ही लगेगा, जो बना था वल्नरेबिलिटी और इंटरेक्शन पर। अब हम अपने अगले एपिसोड में आपको बताने वाले हैं कि ये कोऑपरेशन आप कैसे ला सकते हैं, किसी छोटे ग्रुप में या बड़े ग्रुप में। तो लगातार सुनते रहिए कोऑपरेशन। इस एपिसोड में हम किसी इंडस्ट्री, किसी कंपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में नहीं बताएंगे। हम बताएंगे ऐसी स्टोरी जिसने दुनिया के इतिहास पर अपना एक नाम दर्ज कराया है। ये स्टोरी है अमेरिकन नेवी सील्स की टीम 6 की और उनके लीडर डेव कूपर की रूल की। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि कोई भी टीम लीडर टीम को कमांड करता है, उनको ऑर्डर देता है, मगर कैसे डैम कूपर अपनी टीम को अलग तरीके से ट्राई किया, जिसका नतीजा ये रहा कि उनकी टीम ने बहुत सारे सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशंस को पूरा किया। आगे के एपिसोड में हम सुनेंगे कूपर ने कैसे अपनी जिंदगी में कुछ अहम फैसले किए और उनकी कुछ बहुत ही अनूठी कहानियाँ। 2012 में रिटायर हुए कूपर ना तो बहुत स्मार्ट थे, ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग, ना ही बहुत अच्छे तैराक थे और ना ही बहुत कुशल योद्धा। उनमें सबसे अटूट कला थी टीम बिल्डिंग की। उनके एक टीम मेंबर क्रिस्टोफर बताते हैं कि कूपर उन लोगों में से नहीं थे जो केवल ऊपर जाने के लिए लीडरशिप चेन को ऊपर ले जाते। वह हम में से एक है। आप उनसे कभी भी बात कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। डैनियल जब कूपर से मिलने वर्जीनिया बीच के एक रेस्तरां में लंच पर गए तो कूपर के अपीयरेंस ने उन्हें सरप्राइज कर दिया। बीच शर्ट, शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप पहने मीडियम साइज का आदमी उनके सामने आया। जैसे कि आप उम्मीद कर सकते हैं वह बेहद फिट है, और जैसा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते मगर वह बेहद बातूनी और मिलनसार है। उनकी एक अनूठी आदत थी, जब आपको ध्यान से सुनने लगते हैं तो उनकी दोनों आईब्रोज सिकुड़कर एक दूसरे से मिल जाती हैं।
कूपर अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं कि वह पेंसिल्वेनिया में बड़े हुए और उन्होंने जुटानिया कॉलेज से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन किया। उनके कॉलेज में साल में एक बार मिलिट्री रिक्रूटर आते थे। वहाँ पर उन्होंने पहली बार सील के बारे में अपने हिस्ट्री टीचर से सुना और उनके टीचर ने बताया कि सील में बहुत ही इंटेलिजेंट और पढ़ाकू लोगों का ही सिलेक्शन होता है। बस यही वह समय था जब कूपर ने डिसाइड किया कि उन्हें सील ज्वाइन करना है। ग्रेजुएशन के बाद कूपर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग पूरी करके ड्रेपर कॉफमैन के सिलेक्शन प्रोसेस को भी पास करके 1993 में टीम 6 ज्वाइन करते हैं। कूपर के पास बताने को बहुत सारी कहानियां थी, मगर वह नहीं बता सकते थे। उन्होंने लेखक के साथ कुछ कहानियां साझा की, जिनमें से एक कहानी है अफगानिस्तान की। 2001 में नया साल के जश्न के दौरान बागराम से जलालाबाद की एक रोड थी, जहां पर कूपर के कमांडर और उनके 4 टीम मेंबर को गश्त लगाने का मिशन दिया जाता है और ये मिशन उन्हें एक ही दिन में पूरा करना था। सड़क की हालत किसी बुरे सपने जैसी थी। पूरे 110 मील लंबाई वाले इस सफर में बहुत सारी रुकावटें थी, जैसे कि आतंकवादी, नक्सलवादी, बम ट्रांसप्लांट इत्यादि। इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत ही तेज होना था और एक्यूरेट होना था। जैसे तैसे बागराम पहुंचने के बाद कूपर ने कहा कि हमें आज वापस नहीं जाना चाहिए, मगर उनके कमांडर ने ऑर्डर दिया कि हमें तुरंत वापस जाकर मिशन पूरा करना चाहिए। फिर वही हुआ जिसका अंदेशा कूपर को था। रास्ते में उनकी गाड़ी पर चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। एक टीम मेंबर के पैर में गोली भी लग गई। सील के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। किसी कारणवश आतंकवादियों ने उन्हें नहीं मारा और कुछ घंटों के बाद उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया और वापस सब बागराम पहुंचे। इस घटना ने कूपर को कुछ अलग सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसकी बदौलत कूपर ने अपने लीडरशिप स्टाइल में कभी कमांडिंग बिहेवियर नहीं रखा। वह हमेशा टीम का एक हिस्सा बन के रहे और टीम को एक परिवार की तरह आगे बढ़ाया। उनकी टीम में किसी को भी किसी से भी कुछ भी पूछने या राय देने की पूरी अनुमति थी। अगली कहानी में कूपर बताते हैं मई 2011 में पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के असैसिनेशन के ऑपरेशन के दौरान घटित एक वाकया। टीम 6 की सबसे बड़ी रैंक होती है कमांड मास्टर चीफ की। मार्च 2011 में उन्हें और टीम 6 को एडमिरल विलियम मैक्रेवेन ने वर्जीनिया में स्थापित जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के CIA मुख्यालय में बुलाया। मैक्रेवेन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए बोला, हमें लगता है कि हमें ओसामा बिन लादेन को ढूंढ लिया है। फिर उन्होंने अपना प्लान बताया कि टीम 6 स्टेल्थ हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान जाएंगे, रस्सी के सहारे कंपाउंड के छत पर उतरेंगे और अल-कायदा के लीडर को मार देंगे। कूपर को पता था कि स्टेल्थ हेलीकॉप्टर मैक्रेवेन को इसलिए पसंद है क्योंकि यह रडार में दिखता नहीं है, मगर कूपर को बिल्कुल मंजूर नहीं था कि किसी अनटेस्टेड हेलीकॉप्टर को किसी मिलिट्री कॉम्बैट में नहीं भेज सकता। कूपर के बार बार कहने पर भी मैक्रेवेन अपने डिसीजन को लेकर अटल रहे। कूपर ने अपना बैकअप प्लान तैयार करके उस पर अपनी टीम को ड्रिल और ट्रेन करना शुरू कर दिया। मई 2011 में व्हाइट हाउस से हमले का आदेश आता है। जिसका डर था वही हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, मगर कूपर की ड्रिल और ट्रेनिंग काम आई। कूपर की टीम मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली और ओसामा बिन लादेन मार गिराया गया। ये एक रिजल्ट था कोऑपरेशन इन स्मॉल ग्रुप्स का। जॉनसन एंड जॉनसन्स। आप सभी ने पिछले एपिसोड में हमारे स्किल्स के ऊपर कहानियां सुनी। पहली थी बिल्ड सेफ्टी और दूसरी थी शेयर वल्नरेबिलिटी। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी अध्याय की तरफ, जो कि हमारा इस पूरी किताब का एक बहुत ही अहम चैप्टर है। इसमें हम सुनेंगे किससे अपने तीसरी स्किल एस्टैब्लिश पर्पस यानी उद्देश्य स्थापित करना। और इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ बड़ी कंपनियों ने अपना एक रूल बनाया और उस रूल ने उनके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर का काम किया। चलिए शुरू करते हैं 5 बेहद रोमांचक कहानियों का सफर। शुरुआत करते हैं पहली कहानी से, जिसका नाम है 311 वर्ड्स। ये कहानी है 47 साल पहले न्यू जर्सी के एक हॉल में बैठे 36 लोगों की। ये कहानी है एक बहुत ही बड़े बॉडी केयर प्रोडक्ट के ब्रांड के मूल स्थापित उद्देश्य की। ये कहानी है जॉनसन एंड जॉनसन्स की। 1975 में एक दिन जॉनसन एंड जॉनसन के 35 सीनियर मैनेजर को एक मैसेज मिलता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि कंपनी के प्रेसिडेंट जेम्स बर्ग सभी से तुरंत मिलना चाहते हैं।
बिना किसी प्रायर नोटिस के आई इस मीटिंग को सभी अपने नजरिए से देख रहे थे। सबको लग रहा था जरूर ये मीटिंग किसी नई स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग या प्लानिंग के बारे में है। मगर ये कोई साधारण मीटिंग नहीं थी। ये मीटिंग थी सन 1943 में कंपनी के फाउंडिंग मेंबर और पूर्व चेयरमैन रॉबर्ट वुड जॉनसन द्वारा लिखे एक 1 पेज डॉक्यूमेंट द क्रेडो की, जिसमें 311 शब्दों में रॉबर्ट ने वो लिख दिया था जो आज तक सन 2022 में भी पूरी जॉनसन एंड जॉनसन्स के लिए पत्थर की लकीर है। द क्रेडो में स्पष्ट लिखा था कि हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर, नर्सेस, पेशेंट, माता पिता और हर वो इंसान है जो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है। हमें किसी भी हालत में अपनी क्वालिटी के साथ समझौता किए बगैर कास्ट को कम रखना है और लोगों तक हमारी सारी सर्विस अचूक और सही समय पर पहुँचे। द क्रेडो ने ये भी साफ किया कि हमारी पहली वरीयता कस्टमर, फिर एम्प्लॉइज, उसके बाद समुदाय और अंत में कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। बर्ग को इस बात की चिंता थी कंपनी के नए और युवा एम्प्लॉइज को द क्रेडो सिर्फ एक पब्लिक अटेंशन का जुमला लगता था। उससे ज्यादा चिंता की बात ये थी कि बर्ग खुद श्योर नहीं थे कि द क्रेडो का फर्क एम्प्लॉइज को पड़ना ही चाहिए। उस मीटिंग का सबसे अहम मुद्दा द क्रेडो का रोल, कंपनी के बेहतर भविष्य में क्या होगा, जिसके जवाब में चेयरमैन ऑफ बोर्ड डिक सेलर ने हास्यास्पद करार देते हुए बोला कि पुजारी को धर्म की बात पर चैलेंज करने जैसा है। लेकिन फिर भी बर्ग ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हम हर दिन बहुत सारी चीजों को चैलेंज करते हैं, वैसे ही हम द क्रेडो को क्यों नहीं कर सकते। आप लोग उस पोजीशन पर हैं जहां आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कंपनी के बेहतर भविष्य के लिए चैलेंज कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। इसी बीच उनमें से एक मैनेजर ने सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, क्या हम कुछ वैसा ना करें जिससे हमारा बिजनेस बेहतर हो, ना कि सिर्फ मॉरली और एथिकली सही हो, या फिर द क्रेडो को फॉलो करते हुए समाज की जरूरतों को पूरा करें और इंसान व बिजनेस दोनों में हम बेहतर और अच्छा करें। इस तरह की मीटिंग और डिस्कशन कई साल तक चलते रहे, मगर असली मोड़ आया 30 सितंबर 1992 जब बर्ग के ऑफिस में एक फोन आया और उन्हें बताया जाता है कि उनका एक प्रोडक्ट टाइलेनॉल, जिसमें साइनाइड की मात्रा होने से शिकागो में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, और वहाँ पर पुलिस और कुछ वॉलंटियर्स लोगों के घर घर जाकर उन्हें इस प्रोडक्ट के कंजम्पशन से रोक रहे हैं ताकि यह दहशत और ना फैले। प्रेसिडेंट कैनेडी की मौत के बाद अब ये तक की सबसे ज्यादा कवर की जाने वाली खबर थी। कुछ ही घंटों में जॉनसन एंड जॉनसन एक मेडिसिन प्रोवाइडर से एक पॉइजन प्रोवाइडर बन गए और कंपनी के साथ सबसे बड़ी परेशानी थी कि वह ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ना उनके पास पब्लिक अफेयर डिवीजन था, ना दवाइयों को वापस मंगवाने का कोई साधन, ना ही लीगल और मीडिया रिलेशंस को संभालने के लिए कोई टीम। और इसके बाद सोने पर सुहागा तो ये हो गया, उस दवा का निर्माण करने वाली कंपनी मैकनील प्रोडक्ट्स के चेयरमैन ने अपने हाथ खड़े किए और उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया, मुझे ये महामारी जैसी लग रही है, ये कहाँ खत्म होगी ये भी नहीं पता और मेरे पास अभी सिर्फ यही जानकारी है। देखते ही देखते कंपनी हेडक्वार्टर वॉर रूम में कन्वर्ट हो गया और सभी लोगों को बोला गया कि वह विक्टिम, लोकेशंस, दवाइयों के स्टॉक्स और कहां से वह खरीदी गई उनकी डिटेल इकट्ठा करें। इन सारी बातों से सिर्फ एक परिणाम निकलता दिख रहा था कि विश्व भर में टाइलेनॉल का बिजनेस खत्म होता दिखाई दे रहा है। बर्ग ने 7 लोगों की एक कमेटी बनाई जिनको 3 काम सौंपे गए, कानूनी अड़चने, लोगों को क्या बताना है और यह प्रोडक्ट पूरे देश में कहां कहां है और कितना है। 4 दिन के बाद बर्ग अपने कमेटी के साथ वॉशिंगटन डीसी में FBI और FDA के साथ मीटिंग की और उन्हें सुझाव मिला कि शिकागो से दवा वापस ना मंगवाएं, मगर नुकसान को नजरअंदाज करके उन्होंने तकरीबन 100 मिलियन का नुकसान सहकर 31 मिलियन पिल्स वापस मंगवाकर न सिर्फ इंसानियत को तवज्जो दी बल्कि द क्रेडो की बात को सच कर दिया। हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर, नर्सेस, पेशेंट, माता पिता और वह इंसान है जो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने 2000 एम्प्लॉयज की अलग अलग टीम बना के डॉक्टर, नर्सेस, पेशेंट और लोगों के बीच भेजकर एम्पैथी और रिग्रेट व्यक्त किया, जिसकी वजह से 6 हफ्तों में टाइलेनॉल वापस 0 से आसमान की तरफ बढ़ गया। उसके बाद प्रोडक्ट पैकेजिंग में छोटे बड़े बदलाव भी किए गए, मगर अंत में यह सीख रही कि कुछ निर्धारित उद्देश्य हमेशा आपको मजबूत रखते हैं।
अगली कहानी में आप जानेंगे एक ऐसे स्टॉट नाम के शख्स के पीपल मैनेजमेंट स्किल के बारे में जिसने पुर्तगाल में होने वाले अंग्रेजों के हार पर तय दंगों को कंट्रोल करने के लिए पुर्तगाली सेना को दिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की है, जिसको रोकने के लिए पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने $21 मिलियन के एंटी रायट इक्विपमेंट्स खरीदे। बहुत सारे अलग अलग पुर्तगाली अफसरों के ग्रुप बनाए गए जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई और ये दंगे उस टूर्नामेंट में हमेशा होते आए हैं। जब भी अंग्रेजों की टीम हारी है, क्या 2004 भी दंगों का दाग लेगा या पुर्तगाल की तैयारी और क्लिफर्ड स्टॉट की स्ट्रैटेजी बचा लेगी 2004 के इस यूरोपियन सॉकर चैंपियनशिप को? जुड़े रहिए अगले एपिसोड में इस अनूठी कहानी को जानने के लिए। द हुलिगन एंड द सर्जन हमारे चैप्टर का नाम है, द हुलिगन एंड द सर्जन। ये दो अलग कहानियां हैं, दो सेक्टर की कहानियां हैं, मगर दोनों कहानियां एक बहुत अच्छा सीख देकर जाती हैं। तो पहली कहानी शुरू होती है पुर्तगाल सन 2004 में, जहां उनके इतिहास का एक सबसे बड़ा इवेंट होने वाला था। यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इवेंट था, मगर इसके साथ एक बहुत पुराना डार्क चैप्टर जुड़ा है। इस काले अध्याय को इंग्लिश डिजीज कहते हैं। ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं, बल्कि अंग्रेजी वर्किंग क्लास लोगों द्वारा किए जाने वाले बुरे काम और दंगों की कहानी है, जो अक्सर इंग्लिश टीम के हारने के बाद होता है। और उसका एग्जाम्पल है बेल्जियम, जहाँ पर सारी तैयारियों के साथ भी वहाँ की सरकार इनके दंगों को रोक नहीं पाई। इसी के मद्देनजर पुर्तगाली सरकार ने $21 मिलियन खर्च करके एंटी राइट टूल्स इकट्ठे किए और अपनी पुलिस टीम को एक स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए लिवरपूल यूनिवर्सिटी के सोशल साइकोलॉजिस्ट क्लिफर्ड स्ट्रॉट को बुलाया, जिन्होंने 1992 में लॉस एंजलिस के दंगों की और 1990 में यूके पोल टैक्स दंगों की रिसर्च की है। स्ट्रॉट का मानना था कि भीड़ की हिंसा को पुलिस अपने सिग्नल का संचार बदलकर बंद कर सकते हैं। उनका विश्वास था कि दंगों को रोकना है तो दंगों को ना रोकें। क्या फुटबॉल की दुनिया के सबसे खतरनाक उपद्रवियों को सामाजिक संकेतों से रोका जा सकता है? आइए जानते हैं। स्ट्रॉट ने सबसे पहला नियम ये बनाया, दंगों को नियंत्रण करने वाले सभी सामान को नजरों से दूर कर दें। उसके बाद उन्होंने कुछ घुलने मिलने वाले ऑफिसर को पीली पट्टी वाले नीले रंग की जैकेट पहनने को कहा। इन ऑफिसर्स को दंगा नियंत्रण स्किल के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक स्किल के लिए इस्तेमाल किया गया। इनका काम था दर्शकों से घुल मिल कर दोस्ती बढ़ाना। पुर्तगाली पुलिस को निर्धारित किया गया था कि उनको पेशेंस रखना है ताकि लोगों को उनका कोई भी काम गलत न लगे और किसी प्रकार से दंगा और भड़के। इन सारे छोटे छोटे बदलाव का नतीजा ये रहा कि तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों ने 3 हफ्ते तक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और पूरे पुर्तगाल में एक भी पुलिस और जनता के बीच भिड़ंत नहीं हुई। इवेंट में दंगे का जो परसेंटेज था वह भी महज 0.4% था, जो कि नामात्र रहा। किसी को विश्वास नहीं होता, मगर ये सच है। इस घटना के बाद स्ट्रॉट के इस मॉडल को सिर्फ यूरोप में नहीं, पूरे विश्व में साल दर साल सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। इस घटना ने न सिर्फ पुलिस वालों की छवि बदली, बल्कि आम इंसान की नजर में उनको एक वैध इज्जत और छवि दिलवाई। इसी तरह हमारी अगली कहानी हमें सिखाती है फास्ट लर्निंग के फायदे। ये कहानी 2 अलग अलग बैकग्राउंड के हॉस्पिटल में सर्जरी करने वाले 2 सर्जन की है। अगली कहानी शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हमारी जिंदगी में फास्ट लर्निंग के क्या फायदे हैं। कहानी शुरू होती है एक हार्ट सर्जरी की नई टेक्निक के लिए 16 सर्जिकल टीम की 3 दिन की ट्रेन प्रोग्राम से। 3 दिन के बाद MICS नाम की इस सर्जरी टेक्निक को सीखकर सभी सर्जन अपने अपने हॉस्पिटल चले गए। चेल्सी हॉस्पिटल की टीम सभी को विजेता लग रही थी। उसके पीछे का कारण था उस टीम को लीड कर रहे डॉक्टर सी, जो कि राष्ट्रीय स्तर के सर्जन हैं और आज तक उन्होंने 60 से ज्यादा सर्जरी कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ माउंटेन मेडिकल सेंटर नाम के एक छोटे से हॉस्पिटल में अपनी टीम को लीड कर रहे एक युवा सर्जन डॉक्टर एम, जिन्होंने कभी MICS प्रोसीजर से कोई सर्जरी नहीं की है। कौन सी टीम जीतेगी? पूछने पर सबका एक ही जवाब था, चेल्सी। मगर हुआ इसके विपरीत। इस कंपटीशन को जीतने वाली टीम बनी माउंटेन मेडिकल सेंटर। उसके पीछे का सिर्फ एक कारण है, चेल्सी की टीम सीखने में स्लो थी और उनको ये लगता था कि उनको सब कुछ आता है, जिसका रिजल्ट ये रहा 6 महीने में चेल्सी की टीम 16 टीमों में से 10वें स्थान पर थी। वहीं माउंटेन मेडिकल की टीम अपनी 20 सर्जरी के बाद अपनी फास्ट लर्निंग और हाई रेट ऑफ एफिशिएंसी की वजह से दूसरी पोजीशन पर थी।
ये कहानी हमें हाई पर्पस वातावरण और क्लियर सिग्नल से वर्क एफिशिएंसी में बढ़त सिखाती है। इन्हीं कहानियों के क्रम में हमारी अगली कहानी है न्यूयॉर्क शहर के एक सक्सेसफुल रेस्तरां चेन की। डैनी मेयर ने ऐसा क्या किया अपने रेस्तरां चेन में कि डेथ वैली ऑफ रेस्तरां बिजनेस कहे जाने वाले शहर न्यूयॉर्क, जहां हर साल 1000 रेस्तरां खुलते हैं मगर 800 बंद हो जाते हैं, वहां पर 9 साल से लगातार बेस्ट रेस्तरां का खिताब जीतते जा रहे हैं। आगे हम जानेंगे कि डैनी मेयर का डेथ वैली ऑफ रेस्तरां बिजनेस में सरवाइव करने का रोमांचक किस्सा और कुछ अनोखे लर्निंग्स। ये किस्सा शुरू होता है एक युवा लड़की से जो हाल ही में मिडवेस्ट से न्यूयॉर्क शिफ्ट होने के बाद अपने माता पिता के साथ 11 मेडिसिन पार्क डिनर के लिए जाती है। डिनर के बाद उनकी नजर डेजर्ट मेन्यू पर पड़ती है। पिता की नजर अटक जाती है एक $42 की रेयर वाइन पे, शैटो डायक्विम, जिसे देख उन्होंने बोला, न्यूयॉर्क कितना महंगा है। वहाँ खड़े एक वेटर ने ये सारी बातें सुनी और थोड़ी देर बाद हाथ में वाइन की बोतल और 3 ग्लास लेकर उस लड़की के पिता से बोलता है, हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ आए। मैंने आपकी बातें सुनी उस वाइन के बारे में। ये एक बहुत रेयर और बेस्ट वाइन है जो कि हमें खुशी होगी आपको कॉम्प्लीमेंट्री देने में। आमतौर पर वेटर ने जो किया उसे कोई भी बिजनेसमैन $42 का नुकसान समझेगा, मगर मेयर का सोचना कुछ और था। मेयर ने हमेशा अपने बिजनेस में कस्टमर के वार्म इमोशन और एम्पैथी को वरीयता दी है। शायद इसलिए उनकी चेन कभी टूट नहीं पाई और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। मेयर ने हमेशा अलर्टनेस, अलाइनमेंट और लैंग्वेज बिहेवियर पर बहुत फोकस रखा है और अपने स्टाफ को भी यही करने को निर्देशित किया है। 1980 में लॉ करने के बाद यूनियन स्क्वायर कैफे के नाम से अपना पहला रेस्तरां खोलने वाले मेयर, जिन्हें बैलेंस शीट देखनी तक नहीं आती थी, आज इतनी बड़ी रेस्तरां चेन के मालिक बने और इतने सालों से बेस्ट रेस्तरां चेन का अवार्ड भी जीत रहे हैं। शायद ये छोटी छोटी वजहें मेयर के लिए बड़ा काम कर रही है। हाउ टू लीड क्रिएटिविटी। हमारा अगला चैप्टर है क्रिएटिविटी के बारे में, जहाँ हमें कुछ कहानियाँ ये समझाएंगी कि पर्पस बिल्डिंग के बाद लीडरशिप के लिए क्रिएटिव और इनोवेटिव होना कितना जरूरी है। डैनी मेयर, KIPP और ऑल ब्लैक की कहानियों में हमने पर्पस बिल्डिंग तो सीख लिया, जिसे हम लाइट हाउस विधि भी कहते हैं। मतलब सिग्नल्स के स्पष्ट बीम जनरेट करके एक पर्पस बनाना जो जोड़ता है A जहाँ पर आप हैं को B जहाँ पर आप होना चाहते हैं से। हालांकि लीडरशिप का एक और डायमेंशन होता है, X क्रिएटिविटी और इनोवेशन की डायमेंशन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे एक दशक पहले डिज्नी में साइड जॉब करने वाले E.D. कैटमुल अपनी क्रिएटिव लीडरशिप स्किल से 72 साल की उम्र में भी दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन कंपनी पिक्सर प्रेसिडेंट बने रहे। कैसे उन्होंने पिक्सर को न सिर्फ एक सक्सेसफुल वेंचर बनाया बल्कि उसे नंबर 1 बनाए रखा। हाउ टू लीड क्रिएटिविटी। हमने पिछली कहानी के अंत में ये जाना कि कैसे एक डिज्नी एनिमेशन में साइड जॉब करने वाले इड कैटमुल ने पिक्सर जैसी बड़ी कंपनी बनाई और इस कंपनी में उनके को-फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, जिनका शायद आप सब ने नाम तो सुना ही होगा, और अगर आपने उनका नाम नहीं सुना है तो आप अपने एप्पल या आईफोन का नाम जरूर सुने तो होंगे। ये स्टीव जॉब्स की ही कंपनी थी। 1995 से अब तक पिक्सर ने 17 फिल्में बनाई हैं, जिन्होंने 13 अकेडमी अवार्ड्स जीते और हर फिल्म में औसतन $500 मिलियन का बिजनेस किया। वही इस कैटेगरी में डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की 3 फिल्में आती हैं, फ्रोजन, बिग हीरो 6 और जूटोपिया। डैनियल कैलिफोर्निया में पिक्सर के हेडक्वार्टर में एड कैटमुल से मिले, पहुंचे और उनकी कोशिश थी जानने की उन्होंने ऐसा क्या किया कि 1995 से लेकर आज तक उनकी आज तक बादशाहत कायम है एनिमेशन मूवी इंडस्ट्री पर। हेडक्वार्टर पहुंचते ही डैनियल जाते हैं ब्रुकलिन बिल्डिंग में, जो कि 2010 में बनी थी, शीशे और लकड़ी से। डैनियल ने उस बिल्डिंग की तारीफ करनी चाहिए और आमतौर पर इस पर कैटमुल को खुश होना चाहिए था, मगर उन्होंने बहुत शांत व्यवहार में पलटकर धीरे स्वरों में कहा, ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब यहाँ पर डैनियल बहुत कंफ्यूज हो गए कि अक्सर किसी बड़े आदमी की तारीफ करने पर वह खुश होता है, मगर ये इंसान अपनी किसी बनाई हुई चीज की तारीफ पर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है। उसके बाद कैटमुल उन्हें बिल्डिंग के अंदर अपनी छोटी बड़ी गलतियों को दिखाने लगे, जैसे कि कैफेटेरिया का छोटा होना, जैसे कि अगर वह अपने ऑफिस को कॉर्नर पर रखते तो शायद ज्यादा स्पेस होता उनके लिए जो शेयर डेस्क यूज करते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें
जब कैटमुल ने अपनी गलतियां दिखाई तब डैनियल को एहसास हुआ कि एक बड़ा इंसान बड़ा कैसे बनता है। कैटमुल का कहना था, हमने इस बिल्डिंग को बनाते समय कुछ गलतियां की, मगर क्योंकि अब हमें अपनी गलतियां पता है, अब हम एक बेहतर हालात में हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वह अगली बिल्डिंग जहां हम आगे जाते हैं, उसका नाम है स्टीव जॉब्स बिल्डिंग। वहां पर छोटी छोटी कमियां पूरी करी गई हैं। एक सारांश सक्सेसफुल बिजनेस होने का ये है कि अपनी कमियों को पहचानो, परखो और उसे बेहतर करो। कैटमुल अपने शुरुआती जीवन में आइंस्टाइन और वॉल्ट डिज्नी के आदर्शों को मानते हुए चले। उन्हें फिजिक्स में भी बहुत रुचि थी और ड्राइंग में भी। वह हमेशा से फीचर लेंथ एनिमेटेड मूवीज बनाने का सोचे थे। कॉलेज के बाद जॉर्ज लुकास में उनकी नौकरी लगी, जहां उन्हें स्टीव जॉब्स मिले। बस वहीं से पिक्सर की कहानी शुरू हुई। एक छोटा सा स्टूडियो जिसका एम्बिशन था कंप्यूटर को ठीक करना और एनिमेटेड मूवीज बनाना। बहुत सालों तक पिक्सर ने स्ट्रगल किया, लेकिन 1995 में उनके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव आया जब उनकी बनाई हुई फिल्म टॉय स्टोरी ने $360 मिलियन की कमाई की। तब उनको एहसास हुआ कि वह कुछ अलग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जो लोगों को चाहिए। ये कहानी थी पिक्सर शुरुआती डोमिनेशन की शुरुआत की। टॉय स्टोरी की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ कैटमुल मानते हैं कि उनका ये साफ करना कि ये प्रोजेक्ट शुरुआत में बहुत बड़ा डिजास्टर है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी पर काम करके इसको ठीक ठाक किया, इन्हें खुद उम्मीद नहीं थी कि इनका ठीक ठाक इनके लिए इतना बड़ा बिजनेस ले आएगा। कैटमुल का कहना था कि हर बिजनेस की एक आदत होती है। वह आदत है कि अगर आप किसी मीडियोकर टीम को एक अच्छा आइडिया देते हो तो वह एक रास्ता निकाल लेंगे उसे खराब करने का, मगर अगर आप एक अच्छी टीम को मीडियोकर आइडिया देते हो तो वह एक रास्ता निकालेंगे उसको बेहतर करने का। निर्धारित गोल है सही टीम को पकड़ने का, सही दिशा को पकड़ने का, उनको पकड़ने का जो गलतियां करें लेकिन उन गलतियों से सीख कर बेहतर करें। कैटमुल ने हायरिंग के बहुत सिंपल सिद्धांत बना रखे थे, जैसे कि अपने से ज्यादा होशियार लोगों को चुने, उन लोगों को चुने जिनको असफलता जल्दी मिलती है और अक्सर मिलती है, उन लोगों को चुने जिन्हें दूसरों के आइडिया सुनने पसंद है, उन लोगों को चुने जिन्हें ऑप्शन बी नहीं सुनने, उन लोगों को चुने जो अच्छे विचारों के बजाय अच्छे कामों में निवेश करना पसंद करते हैं। अब जबकि उनका ये विचार ही था लोगों को हायर करने का, तब आप समझ ही सकते हैं कि कितनी दूरदर्शिता शामिल थी उनको इस 72 साल की उम्र में भी। 2006 में जब डिज्नी एनिमेशन ने अपना बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड देखा, तब उन्होंने कैटमुल की तरफ अपना कदम बढ़ाया और उनसे कहा कि आप हमारा साथ दें, आप हमारे साथ चलिए, हम साथ में मिलकर बड़ा कुछ काम करते हैं। डिज्नी का स्टूडियो 350 मील दूर था, मगर कैटमुल गए और वहाँ के स्टाफ के सबसे पहले एक बात बोली, अच्छी चीजें समय लेती हैं, कुछ चीजें आपकी फेलियर होंगी, कुछ चीजें आपकी बड़ी गलती होंगी, आपने सबसे सरवाइव करना है, आपको डटे रहना, और जब आप उस टास्क को कर लेंगे ना, उस दिन आप एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू करेंगे। अंत में यही हुआ। आखिरकार 2010 में डिज्नी ने पिक्सर का लेवल छुआ और मिलियंस में बिजनेस किया। अंत में कैटमुल ने यही कहा कि जिन्होंने ये फिल्म बनाई है वह लोग वही हैं, हमने सिर्फ कुछ नए सिस्टम डाले हैं और लोगों ने नया इंटरेक्शन सीखा। बस यही बदलाव है, एक छोटा सा बदलाव है जो बहुत बड़ा अंतर बना देता है। हम आ चुके हैं अब समापन की ओर। हमने आपसे पहले भी कहा था कि डैनियल की ये किताब पूरी यात्रा है, जिसमें आप दुनिया के कई कोनों में बसे लोगों से, इतिहास में घटित घटनाओं से रूबरू हुए। किताब में इतना कुछ था कि हमें भी उसे संक्षिप्त करना जरा मुश्किल लगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।